माँ का प्यार। एक जंगल में बूढ़े चिड़े और चिड़िया की एक जोड़ी थी। उनका इकलौता जवान चिड़ा बेटा था। वे अपने बेटे के लिए कई समय से एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, पर बेटा हमेशा ही हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकालकर उसे मना कर देता था। एक दिन पत्नी चिड़िया ने पति चिड़े से कहा, सुनिए जी, समझ में नहीं आता ये ऐसे क्यों कर रहा है। इसे कोई भी पंछी पसंद आती ही नहीं। ना जाने इसे कोई पंछी कब पसंद आएगी और ना जाने कब मेरी दहेज लेने की इच्छा पूरी होगी। मेरी तो समझ में नहीं आता। उसकी शादी को लेकर तुम्हारी जो चिंता है वो जायज है, पर ये दहेज की क्या बात कर रही हो? भला आजकल दहेज कौन लेता है? आप चुप ही रहिएगा। क्यों, आपके माता पिता ने मेरे माता पिता से दहेज नहीं लिया? चिड़िया के ये कहने पर पति चिड़ा कुछ न कह पाया। फिर हमेशा की तरह माँ चिड़िया अपने बेटे के पास रिश्ते के लिए कुछ फोटोज दिखाने ले गई। उनमें से बेटे चिड़े ने नीता नाम की एक चिड़िया को पसंद किया। माँ, मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद आई। मेरी पत्नी बनेगी तो यही बनेगी। यूँ बेटे चिड़े ने कहा तो माँ मन ही मन ये सोचने लगी, अरे वाह, बेटे ने तो सच में सुंदर चिड़िया को ही पसंद किया है। देखने में ये रईस खानदान की भी लगती है, तो मेरी दहेज की आस भी पूरी हो जाएगी। ऐसा सोचकर माँ चिड़िया ने नीता के परिवार के बारे में इंक्वायरी शुरू की, तो उसे पता चला कि वो मध्यम परिवार से ही है, जिस कारण उसे अपने बेटे की शादी उस पंछी से बिना दहेज लिए ही करवानी पड़ी। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं, बेटा जिद पे जो अड़ा है। अगर उसने कह दिया कि उससे शादी करेगा तो हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। इसीलिए बिना दहेज लिए उसने अपने बेटे की शादी नीता चिड़िया से कर दी। नई नवेली दुल्हन बनकर आई नीता चिड़िया शुरुआत में तो उस घर में बहुत खुश थी। शुरुआती दिनों में सास ने कभी भी दहेज के कोई बात की ही नहीं, इसलिए नीता चिड़िया को वो घर किसी स्वर्ग के समान ही लगता था। और इसलिए वो फोन पर अपनी माँ से कहती, मेरा क्या है माँ, इतना प्यार करने वाला पति, किसी देवी समान सासू माँ, और ससुर जी की तो क्या बात करूँ, पता ही नहीं चलता कि वो घर पर है भी या नहीं। बहुत ही अच्छा परिवार है माँ, मैं सच में बहुत ही भाग्यशाली हूँ। यूँ जब नीता चिड़िया फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तब सास चिड़िया ने उसकी बात सुन ली, और वो चाहती भी तो यही थी कि कुछ दिनों तक वो अच्छी सास बनकर ही रहे। फिर एक दिन सास चिड़िया ने अपनी बहू चिड़िया से कहा, सुनो बहू रानी, तुम्हारे माता पिता ने तो बिना दहेज दिए ही तुम्हें यहाँ भेजकर तुमसे छुटकारा पा लिया, पर अब तुम्हें जाकर दहेज लाना होगा। अगर नहीं ला सकी तो अपने मायके में ही रह लेना, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। ये आप क्या कह रही है सासू माँ? आपको बताया तो था कि हम दहेज नहीं दे सकते, आप मान गए थे, तभी तो ये शादी हुई। हाँ, तब इसलिए मान गए थे ताकि अब पूछ सके। तब पूछते तो 100 बहाने बनाते। अब तो तुम्हारी शादी बचाने के लिए कर्ज उठाकर ही क्यों ना हो, वो देंगे जरूर। यूँ सास ने कहा। उस दिन से हर रोज सास चिड़िया अपनी बहू चिड़िया को दहेज के नाम पर खूब रुलाती और खरी खोटी सुनाने लगी। अब नीता चिड़िया के बर्दाश्त से ये बाहर हो रहा था, इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि वो ये बात अपने पति से कहेगी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। सुनो, मैं इन दिनों बड़े टेंशन में रहता हूँ, तुम्हें जो भी कहना है तुम माँ से कहा करो। ऐसा कहकर वो चला गया। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसने अपने पति को ही आखिरी उम्मीद मानी थी, पर उससे कुछ बनते दिख नहीं रहा था। इसीलिए नीता चिड़िया ने यह फैसला लिया कि वो अपने मायके जाकर दहेज की बात कर लेगी। अपनी बेटी को घर पर देख उसके माता पिता ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम दामाद जी कहाँ हैं? माँ, उन्हें अपने काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। बेटा, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है ना, इस तरह अकेली मायके आओगी तो आस पड़ोस वाले बातें बनाने लग जाते हैं। यूँ जैसे ही पिता ने कहा, नीता के मन में दुख का तूफान ही उमड़ गया, पर उसने अपने दर्द को अपने माता पिता के सामने दिखने नहीं दिया। अपने माता पिता के हालात को जानकर भी वो जैसे तैसे उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत जुटा ही रही थी कि अचानक नीता चिड़िया को उल्टियाँ होने लगी और ये पता चला कि वो पेट से हैं। ये देख उसकी माँ ने कहा, बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें पहले अपनी सासू माँ को सुनानी चाहिए। जा बेटा, जल्दी से अपने ससुराल जा। माँ के कहने पर नीता चिड़िया को
अपने ससुराल वापस लौटना पड़ा। उसने वहां पहुंचकर अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। उनसे दहेज की बात करने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पाई। मैं ही कोई मजदूरी का काम कर आपको दहेज के पैसे दे दूंगी। मुझे बस यही रहने दीजिए। अपनी जुबान बंद रख कलमुही। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे माता पिता के नाटक को? ये सब नहीं चलेगा। तुम दहेज लेकर आओगी तभी इस घर के दहलीज को पार करना, वरना अपनी शक्ल मत दिखाना। बेचारी नीता के पास और कोई चारा नहीं था। वो गर्भावस्था में होते हुए भी घर छोड़कर चली गई। यूं ही कई दिन बीते। बेटे चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से पूछा, माँ, ये नीता को क्या हुआ? वो अब तक अपने मायके से क्यों नहीं लौटी? मैंने सुना है उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने ही उसे वहाँ रहने के लिए कहा। तू बहुत बिजी रहता है ना बेटा, इसलिए तुझे बताया नहीं। ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। यूं झूठ से माँ चिड़िया ने अपने बेटे की आंखों पर पट्टी बांधी। वहाँ दूसरी ओर किसी गांव में नीता चिड़िया मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी। एक दिन मैना नाम की एक तोती नीता चिड़िया के पास आकर उससे बोली, सुनो चिड़िया, लगता है तुम गर्भवती हो। ऐसे में इतनी भारी चीजें क्यों उठा रही हो? कुछ जिंदगियाँ बिना भार उठाए आगे नहीं बढ़ती। यूं नीता चिड़िया की बातें सुनकर मैना तोती को इस बात का अंदाजा लग गया कि वो बड़ी दुखी है। इसीलिए वो नीता चिड़िया को अपने साथ ले गई। यहाँ ये सब चल रहा था और वहाँ नीता के माता पिता यूं आपस में सोच रहे थे, सुनो भगवान, नीता के ससुराल से अब तक उसके गर्भवती होने की कोई खबर नहीं आई और उन्होंने उसे यहाँ भेजा भी नहीं। आपको भी ना बड़ी जल्दी होती है। मान लो बिटिया को हम यहाँ लेकर भी आते तो गर्भावस्था में उसे खिलाने के लिए हमारे पास गरीबी के अलावा और है भी क्या? जब उन्हें भेजने का मन करेगा तभी सही, तब तक अपनी बिटिया वहीं सुखी रहेगी। माता पिता इस बात से अनजान कि ससुराल से उनकी बेटी बाहर निकाली गई है, उसके बारे में यही सोच रहे थे। यूं ही समय बीता। फिर नीता चिड़िया ने एक सुंदर सी बिटिया को जन्म दिया। उसका प्रसव कराने वाली मैना तोती ने उससे कहा, नीता चिड़िया, तुम्हारी बेटी तो हो बहू तुम्हारी सास पर गई है। तुम्हारे नैन नक्श तो इसमें आए ही नहीं। रूप से क्या लेना देना मैना, भले ही वो मेरी सास जैसे दिखती हो, कोई बात नहीं, बस उनकी जैसी सोच न हो तो काफी है, वरना आगे चलकर इसकी बहू रानी मुझ जैसे दुख झेलेगी। ये कहती हुई वो भावुक हो गई तो मैना उसे सहलाते बोली, अरे ओ पगली, रो क्यों रही हो? ऐसे समय में रोते नहीं। यूं सांत्वना देकर मैना ने उसे चुप कराया। दूसरी ओर बेटे चिड़े को अपने पिता से सारी सच्चाई पता चली। तब चिड़े ने अपनी माँ चिड़िया से कहा, माँ, ये तुमने क्या किया? मेरे हर बार उसके बारे में पूछने पर तुमने यही कहा कि उसकी माँ की सेहत ठीक न होने की वजह से वो वहीं पर है। क्या मेरे बारे में जानकर ही तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैंने सोचा दहेज के पैसे आएंगे तो आगे चलकर भविष्य में तेरे ही कठिन समय पर तेरी मदद हो जाएगी। अपने पिता की हर बात मत सुनो, वो मेरे बारे में कुछ भी झूठ कह देते हैं। ये जरूरी नहीं कि पिता से ही सारी सच्चाई पता चले। तुम्हें क्या लगता है आस पड़ोस वालों को तुम्हारी दुष्टता का कुछ नहीं पता होगा? बेटे ने जब ये सब कहा तो माँ चिड़िया अपने झूठ का और समर्थन नहीं कर पाई। उस दिन से चिड़े ने अपनी पत्नी नीता चिड़िया का पता लगाने की बहुत कोशिश की। कई जगह उसके बारे में इंक्वायरी की। अंत में बड़ी मुश्किल से उसे इस बात का पता लगा कि वो मैना तोती के साथ रहती है। वो तुरंत उसके पास गया। मुझे माफ कर दो नीता, मैं हमेशा अपने काम और बिजनेस में इतना व्यस्त रहा कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मेरी समझ में आ रहा है, तुमने कई बार अपने दर्द को मुझे बताने की कोशिश भी की थी, पर मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बात करने का मौका ही नहीं दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे और माँ को क्षमा करो और अपने घर चलो। और हाँ, हम तुम्हारे माता पिता को भी इतनी गरीबी में नहीं जीने देंगे, उनका भी ख्याल हम ही रखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को कोई बिजनेस भी लगा कर दूंगा। चलो अपने घर चलते हैं। यूं चिड़ा अपनी पत्नी नीता और बेटी को लेकर अपने घर चला गया। एक जंगल में पक्षी का एक बड़ा सा कॉलेज था। वो प्रेस्टिजियस कॉलेज था, इसलिए धनवान घरों से पक्षी उसी कॉलेज में पढ़ने आते।
उनमें कुछ ऐसे गरीब पंछी के परिवार से भी बच्चे आते जो बहुत मेहनत कर वहाँ पर सीट हासिल करते। ऐसे कुछ मध्यम परिवार से भी वहाँ पर पक्षी पढ़ने आते थे। ऐसे इस कॉलेज में एक कुरूप दिखने वाला कौवा भी पढ़ता था, पर वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और हमेशा कॉलेज में फर्स्ट आया करता था। पर वो एक छोटे परिवार से आता था और दिखने में बड़ा ही कुरूप था। इसी कारण उस कॉलेज में पढ़ने वाले धनवान बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाया करते और हमेशा उसे नीचा दिखाते थे। ऐसे में एक दिन एक तोता उसके पास गया और कौवे से मक्खन लगाते छोटा प्यार जताते हुए उसने बोला, अरे कौवे, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो ना, कैंटीन में कुछ खाते हुए बात करते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है तोता, मैं खा कर ही आया हूँ। तुम बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल परसों से अपने एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, मैं इन दिनों बड़ा ही बिजी चल रहा था, इसलिए पढ़ नहीं पाया। इसीलिए अगर तुम मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बस टिक करके दे दो तो मैं घर से सिर्फ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही पढ़कर आ जाऊंगा और एग्जाम लिख दूंगा। यूं आखिरकार तोते ने अपने आने की असली वजह उसे बता दी। इस तरह बाकी हर समय कॉलेज के सभी छात्र जो कौवे के बदसूरत होने पर उसका मजाक बनाते, उसकी खिल्ली उड़ाया करते, वही सभी छात्र परीक्षा के पहले अपना मतलब पूरा करने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमते उसे मस्का लगाया करते थे। तोते की ही तरह धनवान घरों से आए कबूतर जैसे सुंदर पर मंद बुद्धि वाले सभी पक्षी एग्जाम जैसे कसौटी को पार करने के लिए कौवे से मदद मांगते। वैसे ही कौवा बड़ा मेहनती था। ऐसे में सभी पक्षी जब उसके पास आकर उससे विनती करते तो कौवे को उन पर दया आती और बेचारा सबकी मदद करने लग जाता। तो इस तरह परीक्षा जैसे इस पहाड़ को पार करने के लिए उस कुरूप कौवे के पास आकर ही पढ़ाई करते। फिर कुछ दिनों बाद उस कॉलेज में एक रईस खानदान से गोल्डन कबूतरी पढ़ने के लिए आई। गोल्डन कबूतरी सिर्फ धन से ही रईस नहीं थी, बल्कि वो खूबसूरती में भी सबसे रईस थी। उसके जैसा कॉलेज में कोई नहीं था। उसकी सुंदरता का कायल पूरा कॉलेज हो चुका था। ऐसी गोल्डन कबूतरी एक दिन कौवे के पास आई। हाय कौवा, दरअसल मैं गोल्डन कबूतरी। एक्चुअली मुझे पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहते हैं। घर पर रहकर पढ़ना तो बड़ा बोरियत सा लगता है, इसलिए मैं कॉलेज आ गई। पर इस कॉलेज में आने के बाद और तुम्हें देखने के बाद मुझे पता चला कि पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मेरी पढ़ाई में तुम मेरी मदद कर दोगे? यूँ उस गोल्डन कबूतरी ने कौवे से पूछा तो एक बदमाश चील जो उस सुंदर दिखने वाली कबूतरी के सामने कुरूप दिखने वाले कौवे का मजाक बनाना चाहता था, उसने कहा, मान जा कौवे, कम से कम इतनी खूबसूरत लड़की तुझसे बात कर रही है, ये देखकर कम से कम कोई तेरी ओर देखेगा तो सही, वरना तुझ जैसे बदसूरत को देखकर कौन अपना दिन खराब करेगा, अगली फेलो। परीक्षाएं हो गई थी, इसलिए सभी पक्षी ने फिर से कौवे का मजाक बनाना शुरू कर दिया। पर कौवा, जिसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, उसने उस पर बनने वाले किसी भी मजाक या अपमान को अपने दिल पर नहीं लिया और चुपचाप वहाँ से चला गया। इस तरह अगली कौवा अपने काम से ही मतलब रखता और कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। दिन प्रतिदिन कॉलेज का हर छात्र गोल्डन कबूतरी के सामने अपना इम्प्रेशन बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और साथ ही साथ कुरूप कौवे का मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस तरह कुरूप कौवे का हर जगह हर बात पर मजाक उड़ाने पर भी वो उन बातों को अपने दिल पर लेता ही नहीं था। ये देख सुंदर दिखने वाली रईस घर की गोल्डन कबूतरी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इसीलिए एक दिन गोल्डन कबूतरी कौवे के घर का पता पूछकर उसके घर जा पहुंची, जिसे देख कौवा सरप्राइज हो गया। हे, तुम यहाँ सडनली ऐसे कैसे? मैं तुम्हें यहाँ देख सरप्राइज्ड हूँ। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि कॉलेज में सभी तुम्हारे लुक्स को लेकर इतना मजाक उड़ाते हैं, फिर भी तुम ऐसे कैसे उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और हमेशा पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हो। अमूमन जब कोई अपनी कमी को लेकर अपना मजाक उड़ाता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और
ना जाने कैसे तुम उनकी बातों को इतना नजरअंदाज कर देते हो, उन्हें कुछ कहते भी नहीं, और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ती है तब तुम ना नुकुर किए बिना उनकी मदद भी कर देते हो। आखिर तुम इतने मैच्योरिटी से कैसे रह सकते हो? अभी तुमने ही तो कहा ना गोल्डन कबूतरी कि हम में रही किसी कमी को लेकर जब कोई अपना मजाक उड़ाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। वे सभी मुझ में रही उस कमी का ही तो मजाक उड़ाते हैं। मैं तो सच में दिखने में खूबसूरत नहीं हूँ, यही बात तो वो कहते हैं। इसमें भला बुरा मानने वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, पर कम से कम तुम उनकी मदद करना तो टाल सकते हो ना। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि समाज अपनी आलोचना अपने बाह्य रूप को लेकर या दिखावा करने वाले काम को देखकर करते हैं, पर जिसमें असली ज्ञान होता है उसी को सच्ची तारीफ, सम्मान और पहचान मिलती है। इसलिए मैं ये सोचकर चलता हूँ कि उनकी कही बातें उन्हीं पर लागू होती है, और वैसे भी उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करके मुझे कोई नुकसान तो नहीं बल्कि लाभ ही हुआ है। यूं जब गोल्डन कबूतरी ने कौवे का जवाब सुना तो उसके मैच्योरिटी का उसे अंदाजा लगा, और कौवे के लिए गोल्डी के मन में आदर भाव बढ़ गया। यही वजह थी कि जहाँ कॉलेज के सभी छात्र उस सुंदर गोल्डन कबूतरी के पीछे लगते, वही गोल्डन कबूतरी सारा दिन अगली कौवे के साथ ही रहती। यूं कौवे के साथ दोस्ती करते करते अनजाने ही ना जाने कब गोल्डन कबूतरी उसके प्यार में पड़ गई। एक दिन अपने मन की यही बात गोल्डन कबूतरी ने कौवे से जाकर कही। तब उस गोल्डी को जवाब देते हुए कौवे ने कहा, सच कहूँ तो कॉलेज में जैसे सभी पहली नजर में तुम्हारे दीवाने हो गए थे, मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया था गोल्डी। पर मैं अपने रूप को अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए अपने हद में रहकर ही सपने बुनना चाहता था, और मैं तुमसे दूर रहने की कोशिश करने लगा। पर तुम हर बार किसी न किसी वजह से मेरे पास आने लगी, मेरे साथ रहने लगी, जिससे कॉलेज के सभी छात्र तुम्हें ना जाने क्या क्या सुनाने लगे। इसी बात का मुझे डर था, पर जब भी तुम मेरे पास होती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब तुम्हें भी मैं पसंद हूँ ना? हाँ, पर नहीं। ये हाँ क्या है और नहीं क्या है? मुझे कंफ्यूज मत करो कौवा। गोल्डी, तुम तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, पर क्या तुम्हारे परिवार वाले मुझे पसंद करेंगे? नहीं ना, इसीलिए इस विषय को यहीं खत्म करते हैं। मैं बस यही सोचकर अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा कि कॉलेज की सबसे सुंदर दिखने वाली पंछी मुझसे प्यार करती थी। लाइफ लॉन्ग गर्व से रहने के लिए मेरे लिए इतना ही काफी है। क्यों भला तुम अपनी खुशियों को बाउंड्रीज में रखना चाहते हो? और मैंने अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में कब का बता दिया है। इनफैक्ट मैंने पहले अपने पेरेंट्स को ही अपने प्यार के बारे में बताया, और अब तुम्हें बता रही हूँ। गोल्डी ने जैसे ही ये कहा, कौवे के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पहली बार उसकी लाइफ का ऐसा सिचुएशन आया था जब वो पढ़ाई की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से ही गर्वान्वित फील कर रहा था। उस पल को उसने खूब एंजॉय किया। अंत में फाइनल एग्जाम्स के खत्म होते ही बड़ों के आशीर्वाद से गोल्डी की शादी कौवे के साथ संपन्न हो गई। इतने बरसों से कौवे के कुरूप चेहरे को लेकर जो कॉलेज के सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, उनको अब जाकर समझ में आया था कि किसी के दिल में घर बनाने के लिए खूबसूरती ही जरूरी नहीं होती, बल्कि एक खूबसूरत मन का होना जरूरी होता है।